दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टडी धावक में आपका भरपूर स्वागत करती हूँ। और चलिए आज हम लोग सीखेंगे पठारों के बारे में। मैदान हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसने मैदान क्या होते हैं और हिमालय का पार्ट भी नहीं देखा है, पहले वो जाकर देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्तर का थर्ड पार्ट, जिसमें आने वाला है पठार। पठार कैसे बने, पठार क्या होते हैं, चलिए ये जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। पठार में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पठार होते क्या है। देखो, पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है। बहुत लोग समझते हैं कि पहाड़ को ही पठार कहते हैं। पहाड़ कुछ इस तरीके के होते हैं, जबकि पठार कुछ इस तरीके के होते हैं। पठार में थोड़े ऊंचे क्षेत्र होते हैं, लेकिन जो उनका ऊपरी इलाका है ना, वो पूरी तरह फ्लैट होता है। ठीक है ना, जैसे मैदान है, आप ऐसे समझ लीजिए पहाड़ और मैदान के मध्य की जो कड़ी है ना, वो पठार है। पठार थोड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका ऊपरी इलाका फ्लैट होता है। पहाड़ जबकि नुकीले होते हैं और ये एक सीरीज में मिलते हैं। पठारवी सीरीज में होता है, लेकिन ये ऊपर से बहुत ज्यादा फ्लैट और बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि हम पहले जानते हैं पठार कैसे बने हैं। हमारे आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि हमारी भारत है वो पहले एक प्लेट में था, मतलब आज भी प्लेट में है। तो वो जो भारत जिस प्लेट में है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग इंडियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन या एशियन प्लेट से टकरा रही थी ना, उससे पहले मैंने आपको बताया था वो प्लेट कहाँ निवास कर दी थी। जब वो उत्तर पूर्व में नहीं बढ़ी थी, उससे पहले वो कहाँ थी, जो ये गोला है यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दक्षिणी छोर में इस इलाके में हमारी इंडियन प्लेट थी। लेकिन धीरे धीरे ये मूव करते करते हुए यहाँ पहुंच गई है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, ये आप जानते हैं। तो देखिए, तो जब यह प्लेट अपने उत्तर पूर्व में मूव कर रही थी या उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही थी ना, उस टाइम पर यह रीयूनियन, रास्ते में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था। क्या था? रीयूनियन, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी। रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरने में ना क्या हुआ, देखो एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के नीचे लावा है, मैग्मा है। तो ये जो रियूनियन वाला हॉटस्पॉट था ना, ये सबसे ज्यादा लावा मैग्मा उगलने वाला प्रदेश था। यानी ऐसा इलाका था जहां से क्या है, ज्वालामुखी बार बार फट के क्या निकालते थे, लावा मैग्मा। धरती के अंदर से जो लावा मैग्मा निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, ज्वालामुखियों के द्वारा है। तो ये वाले इलाके में ज्वालामुखी बहुत थे, जिससे क्या निकल रहे थे, लावा और मैग्मा। इससे क्या हुआ ना, जब भारतीय प्लेट इस रियूनियन हॉटस्पॉट के आसपास से गुजर रही थी, उस टाइम पर भी इरोजन हो रहा था, क्योंकि ज्वालामुखी ना हर वक्त यहाँ पे फटते रहते हैं। तो जिस टाइम में इंडियन प्लेट गुजर रही थी, उस टाइम में जो ज्वालामुखी फटा ना, उससे वो जो लावा निकला, लावा भारत के जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में फैल गया। पूरे इस पार्ट में, इतने वाले पार्ट में आकर क्या हुआ, ये लावा फैल गया। लावा फैलने की वजह से क्या हुआ, ये पूरी तरीके से इंडियन प्लेट का एक हिस्सा बन गया। आप समझ रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करिए। ये देखिए, ये है रियूनियन हॉटस्पॉट। यहाँ से जो है ये हमारी भारतीय प्लेट गुजर रही थी। गुजरने की वजह से यहाँ क्या हो रहा था, बार बार लावा फट रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा निकल रहा था। अब ये लावा ने क्या करा, ये निकलकर इस तरफ गिरने लगा। और यहाँ पर कोई कौन सी प्लेट आ रही थी उस टाइम पर, इंडियन प्लेट। अब ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आकर गिर गया। जब लावा फटता है तो वो बहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में, जब ज्वालामुखी फटता है तो वो पूरी तरह से बहता है। तो ये आगे बह गया, और बहने के बाद क्या हो गया, इस पूरे इलाके में आकर ये फैल गया और ठंडा हो गया। समझ रहे हैं, फैल गया और ठंडा हो गया, और हमारे भारत का ही एक प्रमुख हिस्सा बन गया। फिर उसके बाद इंडियन तो अपने हिसाब से खिसकती रही, क्योंकि इंडियन प्लेट तो हमेशा से खिसक ही रही है, अभी भी खिसक रही है, पहले ज्यादा खिसकती थी। तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट को क्या मिल गया, एक लावा वाला क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं पठारी क्षेत्र। अब इस पठारी क्षेत्र को लेकर ये कहां पहुंच गई, उत्तर भारत में। और आज जो दक्षिण वाला इलाका है हमारा, और जो पूर्व का इलाका है, वो पूरी तरीके से पठारी प्रदेश है। ऐसा प्रदेश जो लावा से बना है। अगर क्वेश्चन बनता है पठारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं ना, किससे हुआ, लावा से। जब इंडियन प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रही थी, उस टाइम में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी का, मतलब ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते थे। उस टाइम पर जो फटे थे, उसमें जो लावा निकला, उससे क्या बने, हमारे पठार बने। अब देखो पठार बनने के बाद इन्होंने अलग अलग संरचना ले ली, ठीक है, कोई सी भी। लेकिन ये क्या है, आप ही बताओ, क्या पठार पहाड़ बना सकते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना सकते हैं, नहीं ना। तो इन्होंने क्या है, थोड़ा ऊपर से फ्लैट संरचना ली, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठार। अब हमारे भारत में पठार तो मिल गए। एक चीज बता रहे हैं, जहां पर पठार होते हैं वहां पर क्या मिलता है, या फिर जहां पर पठार किससे बने,
ज्वालामुखी से ना, ज्वालामुखी अपने अंदर इसका निकालता है लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा में क्या चीजें होती हैं? लावा मैग्मा में होता है लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी कि धरती के नीचे जो धातुएं हैं वो किससे निकलती हैं? ज्वालामुखी से। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जब 2 बार विभेदन हुआ था, उसके वजह से जो ऊपर में भारी वस्तुएं थी वो पृथ्वी के केंद्र में चली गई थी, जो कि लावा के साथ आज भी पृथ्वी के अंदर ही है। लेकिन जब जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा बाहर आता है, तो उसके साथ साथ अंदर जो भी धातुएं होती है ना, उसके साथ साथ बाहर आती है और ठंडा होके वो जम जाती है। तो इन इलाकों में ना बहुत बड़ी मात्रा में धातुएं मिलती है। ये वजह है कि आज हमारे भारत में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टिस्को, इसको, ये इंडस्ट्रीज कहाँ लगी हुई है? छोटा नागपुर वाले प्रदेशों में और मुंबई के प्रदेशों में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलुरु, इन जगहों में ही बड़ी इंडस्ट्री क्यों है? सोचा है कभी आपने? जो टिस्को है वो छोटा नागपुर के इलाके में ही क्यों है? क्योंकि इन इलाकों में लोहा, कोयला आसानी से मिल जाता है, मैग्नीशियम, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्री लगाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना? तो ये इसी से हमारे देश में क्या बना, ये पठारी इलाका। नंबर 1 एक फायदा तो ये होता है। दूसरा फायदा, जिस इलाके में ये धातुएं मिलती है ना, जहां आयरन मिलता है, वहां पर हमेशा काली मिट्टी मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी इलाके में ज्वालामुखी के फटने से या लावा के फैलने से पठार बने हो, या फिर लावा वाला प्रदेश हो, और जहां से लोहा जैसी वस्तुएं जहां से लोहे जैसी धातुएं मिलती हो ना, उस इलाके में काली मिट्टी मिलती है। इसलिए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वाले जो इलाके हैं ना, ये काली मिट्टी में संपूर्ण इलाके हैं। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी से क्या होता है जरा बताना? काली मिट्टी से कौन सी फसल उगती है? यस, काली मिट्टी में उगता है कपास। क्या उगता है? कपास। और कपास से कौन सी इंडस्ट्री चलती है? यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारी वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री है वो चलती है। और आज हमारे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसलिए ज्यादातर जो कपास के उच्च पैदावार वाले इलाके वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन इलाकों में ही है। इसके पीछे वजह क्या आप समझ चुके हैं ना? अब जानते हैं कि भारत में पठार तो बन गए, लेकिन पठारों के नाम तो होंगे, कुछ ना कुछ तो नाम भारत में रखे होंगे इन पठारों के। जैसे कि पहाड़ों के नाम थे हिमालय, और भी पहाड़ियां हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी। जैसे मैदानों के नाम रखे थे हमने, गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान। ये अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले मैदान वाली वीडियो देखिए। तो इसी तरह पठारों के भी कुछ नाम है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पठार देखते हैं। तो चलिए पठारों को हम सबसे पहले उत्तर से देखना शुरू करते हैं। जहां से ये उत्तर से स्टार्ट होते हैं वहां से देखते हैं। सबसे पहले इस मध्य वाले इलाके में 3 पठार मिलते हैं जो एक साथ मिलते हैं, जिनकी कंडीशन भी लगभग लगभग सेम है। इन पठारों के नाम लिखिएगा। एक पठार का नाम है मालवा का पठार। पठारों के नाम लिखते जाइएगा। मालवा का पठार। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। और तीसरा है बघेलखंड का पठार। इन तीनों के नाम लिख लीजिएगा। ये जो है उत्तर भारत के मध्य वाले इलाके में मिलते हैं, ये एक साथ मिलते हैं, इनकी कंडीशन भी लगभग लगभग सेम है। इनका नाम है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। इनको ना सेंट्रल हाई लैंड्स भी कहा जाता है। सेंट्रल हाई लैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि। इनको केंद्रीय उच्च भूमि भी कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र में है। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड से इन्हें कहा जाता है। किस किस को? मालवा के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, बघेलखंड के पठार को। देखो इन तीनों की कंडीशन क्या है। ये एक ऐसा इलाका है जो अनुपजाऊ इलाका है। इस इलाके में बहुत ज्यादा बीहड़ इलाका है। अब बीहड़ इलाका क्या होता है? देखो, बीहड़ इलाका ऐसा इलाका होता है ना, जहां पर को आपके आसपास बहुत बड़े बड़े पठार होते हैं, या फिर बड़े बड़े टीले होते हैं। टीले मतलब कि ऐसा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ इलाका हो, जहां पर आपके चलने के लिए भी बहुत कम रास्ता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। बीहड़ इलाका कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं, ये पठार है, लेकिन ये इतने ऊंचे ऊंचे है कि इनके बीच में जो ये रास्ते हैं ना, बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं, बिल्कुल एकदम संकरे रास्ते, बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं। ये बिल्कुल बीहड़ वाला इलाका होता है। बीहड़ इलाका मतलब कि बहुत संकरी इनमें आने जाने के रास्ते होंगे, बहुत उबड़ खाबड़ वाला इलाका होगा। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह में जाना है तो आपको बड़े बड़े पठारों को नांग कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस टाइप का ये इलाका है और बहुत ज्यादा पथरीला इलाका है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चंबल घाटी। चंबल घाटी का नाम आपने जरूर सुना होगा।
चंबल घाटी में भी बीहड़ वाला इलाका, आपने मूवीज देखी होगी अगर, चंबल घाटी के डाकू जो कहते हैं ना, आखिर चंबल घाटी में ही डाकू क्यों मिलते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, ये बीहड़ इलाका होता था। यानी कि आपने देखा होगा मूवीज में जो डाकू रहते थे ना, इन्हीं घाटियों में जाकर छुपते थे। जैसे पुलिस आती थी क्या करते थे, पहले तो वो ऊपर ऊपर दिखाई देते थे, आपने देखा होगा कि ऐसे दिखते हैं जैसे पहाड़ी में खड़े हैं, पीली बिल्कुल पीला इलाका दिखता है, पीले पीले टीले जैसे दिखते हैं, ऊपर से वो लोग खड़े होके अपने मतलब डायलॉग बोलते हैं। जैसे ही पुलिस आती है क्या करते हैं, वो ऐसे नीचे छुप जाते हैं और छुप के इधर उधर से गायब हो जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। तो ये वाले इलाकों को क्या कहते हैं हम लोग, बीहड़ इलाका। ये वजह है कि इन इलाकों में ना डाकू रहते थे। ये देखो कुछ इस टाइप के इलाके होते थे और यहाँ इन इन घाटियों में जाकर छुप जाते थे, घाटी वाला इलाका होता था। तो ये वाले जो इलाके है ना, ये मालवा के पठार, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, चंदे जो मैं कह रही हूँ चंदेल, वो कहाँ आता है आपका, मालवा के पठार में आता है। देखो इसकी एक खासियत तो ये है, देखो इस इलाके में ना कृषि नहीं की जा सकती। आप बताओ कि ये कृषि करने लायक क्षेत्र है? कृषि ऐसे जगह में की जा सकती जो पूरी तरह फ्लैट हो। ये तो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ और बहुत ऊंचा और नीचा वाला इलाका है, तो यहाँ तो हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ लेकिन वर्तमान में ना यहाँ पर एक कृषि की जाने लगी है, वो है सोयाबीन की खेती। यहाँ पर अब सोयाबीन की खेती शुरू हो गई है और बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन इन्हीं इलाकों में उगाया जाता है। ठीक है, तो इस इलाकों की क्या क्या अगर आप लोग फैक्टर लिखना चाहें तो क्या है, इसे केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स भी कहा जाता है। तीसरा, ये तीनों इलाकों की कंडीशन लगभग लगभग सेम है, एकदम बीहड़ इलाका है, सूखा इलाका है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ और ऊंचा नीचा इलाका है। इनके मध्य में संकरी और पतली घाटियां मिलती है, बहुत पतली और बहुत संकरी घाटियां मिलती है। इन्हीं में एक है मालवा, जिसमें आता है चंदेल की घाटी, जो बहुत ज्यादा फेमस है डाकुओं के लिए। तीसरा, वर्तमान में अभी इन तीनों इलाकों में सूरजमुखी की खेती, सॉरी सोयाबीन की खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, बल्कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती इन्हीं इलाकों में की जाती है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा इस इलाके में आता है छोटा नागपुर, हजारी और दामोदर का पठार। इनको हम पार्ट्स में बांटते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना आपका, छोटा नागपुर वाला पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वाले इलाके को हम लोग कल कवर करेंगे। आज आप लोग समझ चुके हैं ना कि पठार किसे कहते हैं, हमारे भारत में पठार कैसे बने, और जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पठार है वो मैंने आज करा दिया। उसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट पठार हमारे भारत में है, उसे हम लोग देखेंगे कल। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे कर रहे हैं एंड। प्लीज प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आपके साथ लगातार कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दे पाए, और बदले में हम बस आपसे इतनी ही उम्मीद करते हैं कि आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हमारी वीडियोस को शेयर एंड लाइक कर दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक कर कीजिए, और नहीं आती है तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको सच में पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बस इतनी सी हमारी आपसे उम्मीद है। तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय।